हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है और आज मैं आपको कक्षा 12 विषय गणित अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में बताऊंगी। आज की वीडियो पार्ट 14 में हम जानेंगे कि क्रम विनिमय मतलब कम्यूटेटिव क्या होता है और उनसे संबंधित उदाहरण, और सहचर्य मतलब एसोसिएटिव क्या होता है और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, तो आज का वीडियो हम प्रारंभ करते हैं। परिभाषा देखो, क्रम विनिमय की अगर हम परिभाषा देखें, क्रम विनिमय मतलब क्रम का हम क्या कर रहे हैं, क्रम बदल रहे हैं। ठीक है, तो देखो समुच्चय x हमारे पास है, उसमें एक द्विआधारी संक्रिया जो होती है वो क्रम विनिमय कहलाती है। कब कहलाती है कि यदि हमने कोई भी अवयव ले लिए, दो अवयव ले लिए ए और बी, जो x से क्या है, x से संबंधित है, और इनके लिए अगर मैं देख रही हूँ क्रम विनिमय कि अगर इन दोनों को मैं कोई भी संक्रिया का उपयोग कर रही हूँ तो जो मान प्राप्त हो रहा है और इनका क्रम को बदलने के बाद जो मान प्राप्त हो रहा है वो अगर बराबर हो तो वो क्या होता है, क्रम विनिमय होता है। जैसे ए संक्रिया बी और बी संक्रिया ए, ठीक है, ये दोनों बराबर होंगे तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय होगा। इससे संबंधित देखो कुछ उदाहरण देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि सिद्ध करना है कि योग जो है, योग में देखो आर क्रॉस आर मतलब कि जो युग्म आप बना रहे हो, क्रमिक युग्म, वो कैसा होना चाहिए, वास्तविक संख्याओं से संबंधित होना चाहिए और इसका जो मान प्राप्त होगा वो भी वास्तविक संख्या से संबंधित होना चाहिए। इसी प्रकार गुना का, तो इन दोनों का जो हमें ये सिद्ध करना है कि गुना और योग के लिए ये क्या होता है, क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, परंतु जो अंतर और भाग है ये क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, ये क्रम विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं नहीं होती। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं कि देखो कोई उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं कि कोई भी वास्तविक संख्याओं से अगर मैं कोई भी दो संख्या ले रही हूँ या कोई एक युग्म ले रही हूँ, ठीक है, उस युग्म में उन युग्म की जो दोनों संख्याएं हैं या दोनों अवयव हैं उनको अगर मैं जोड़ रही हूँ तो मुझे जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, और उनके कर्म को जो बदलने के बाद उनको अगर मैंने जोड़ा तो उनका जो मान प्राप्त होगा वो भी हमें एक वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार गुना में कोई भी संख्याओं को गुना करोगे तो हमें दो वास्तविक संख्याओं को गुना करोगे तो तीसरी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो हाँ, क्या हो रहा है कि कोई भी युग्म अगर हम ले रहे हैं वास्तविक संख्याओं का तो हमें योग और गुणा का प्रयोग करने पर कर्म विनिमय प्राप्त हो रहा है। मतलब उनको सीधा करके जोड़ो या फिर उसके कर्म को बदल कर जोड़ो या उनको गुना करो तो हमें वही संख्याएं प्राप्त हो रही हैं, तो ये क्या है, कर्म विनिमय है। ठीक है, ये संक्रियाएं कर्म विनिमय द्विआधारी संक्रियाएं होंगी। अंतर और भाग के लिए अगर हम देख रहे हैं तो देखो यहाँ पर मैंने एक युग्म लिया 3 और -4। ठीक है, 3 और -4 के लिए अगर मैं देख रही हूँ तो 3 में से -4 करा या मैंने 4 में से -3 करा तो मुझे मान बराबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि 3 से -4 को माइनस करने पर मुझे -1 मिलता है और 4 से 3 को माइनस करेंगे तो 1 मिल रहा है। ये क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं। और क्योंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया जो है वो कर्म विनिमय नहीं है, किसके लिए, अंतर के लिए। इसी प्रकार भाग के लिए देखें तो भी हमें मान बराबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं कि 3 को 4 से भाग करूं या 4 को 3 से भाग करूं तो मान जो है बराबर प्राप्त नहीं होते हैं। तो ये भी कर्म विधि में भाग जो है, कर्म विधि में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो एक और उदाहरण दे देते हैं कि हमें दो एक युग्म दे रखा है ए बी। इन संख्याओं को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि इसमें जो संक्रिया है a प्लस टू बी द्वारा परिभाषित है। और ये संक्रिया जो है वो कहाँ, जो इसमें युग्म हमें ले रहे हैं वो कहाँ से लेना है, वास्तविक संख्याओं का युग्म लेना है। और जिस प्रकार से इसको परिभाषित किया गया है इस प्रकार से इस युग्म का जो मान प्राप्त होगा वो भी एक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो वो कर्म विनिमय होगा और नहीं है तो वो नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या सिद्ध करना है कि ये नहीं है। तो देख लेते हैं क्यों नहीं है। आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हमने एक युग्म ले लिया 3 और 4 का। ठीक है, हमने यहाँ पर रखा 3 और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8 मिल रहा है, तो मुझे क्या मिल गया, 11। अगर मैं इसका क्रम बदलने के बाद इसको क्या कर रही हूँ, अब उपयोग कर रही हूँ तो मुझे क्या मिला है, 4 प्लस 6 मतलब कि 10। ठीक है, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो ये बराबर नहीं आ रहे इसलिए ये क्या है, क्रम विनिमय नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो कोई भी समुच्चय अगर हम ले रहे हैं, अब देखो अब तक हम दो दो संख्याओं के या दो अवयवों के बारे में बात कर रहे थे। अगर अब हम तीन के बारे में बात करें, यदि हम समुच्चय x के तीन अवयवों को x में परिभाषित
किसी द्विआधारी संक्रिया के द्वारा संबद्ध करना चाहते हैं तो व्यंजक ए स्टार बी स्टार सी का क्या अर्थ होता है कि ए और बी को हल करो, फिर उसका जो मान प्राप्त हो उसको सी के साथ हल करो, अथवा आप ऐसा कर सकते हो कि बी और सी को हल करो, फिर उसका जो मान प्राप्त होगा उसको ए के साथ हल करो। ठीक है, तो इसको उदाहरण से समझ लेते हैं कि आपने कोई तीन संख्याएं ले ली, जैसे 8, 5 और 3। ये तीन संख्या है 8, 5, 3। ठीक है, तो 8 में से 5 को माइनस करा, फिर उसमें जो मान प्राप्त हुआ उसमें से हमने -2 करा। तो हमें और इसका अगर हम क्रम बदल देते हैं कि हम 5 - 2 करें, या फिर उसका जो मान प्राप्त हो उसको 8 में से माइनस करें, तो हमें क्या है, बराबर नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या मिला है, 3 - 2 हमारे पास 1 होता है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, 8 में से अगर 3 माइनस करें तो हमें 5 मिल रहा है, तो दोनों संख्या बराबर नहीं आ रही है। तो इसका क्या मतलब है कि द्विआधारी संक्रिया व्यवकलन जो है वो अर्थहीन है। ठीक है, वो अर्थहीन आ रही है, तो इसमें तब तक, और जब देखो, जब तक कोष्टकों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है तो इसका मतलब भी नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, तीन संख्याओं को जोड़ दिया तो हमें क्या मिला, 15 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस तरीके से इसमें कोष्टकों का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि प्लस तो एक आसान सी संख्या है, मतलब योग में तो हम सीधे से जोड़े या उनका क्रम बदल के जोड़े हमें वही मान प्राप्त होता है। लेकिन जैसे हमने अभी देखा, किसके लिए, व्यावकलन के लिए, मतलब कि अंतर के लिए हमें मान बराबर नहीं प्राप्त हुआ। तो क्या है, कोष्टकों का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, व्यावकलन के लिए, क्योंकि इसका मान अर्थहीन होता है। अतः तीन या तीन से अधिक संख्याओं का योग की संक्रिया द्वारा संबद्ध बिना कोष्टकों के अर्थपूर्ण है। ठीक है, तो कोई भी संक्रिया अगर हम तीन अवयवों के लिए ले रहे हैं या तीन संख्याओं के लिए ले रहे हैं, तो हम कैसे करते हैं, कोष्टकों का क्या करते हैं, कोष्टकों का उपयोग करते हैं, नहीं तो वो क्या हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है, उसका अर्थ ही नहीं होता, वो गलत आता है। ठीक है, इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि एक द्विआधारी संक्रिया आपके पास है, कोई हमें समुच्चय दे रखा है ए, और एक या एक के साथ में जो क्रमिक गुणन आ रहा है या युग्म प्राप्त हो रहा है, उसके साथ जो द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग हम कर रहे हैं वो भी हमें ए में ही प्राप्त होना चाहिए। तो ये कब साहचर्य होती है, कब साहचर्य कहलाती है, यदि हम ए और बी का हल करें, फिर उसका जो मान प्राप्त हो उसको सी के साथ हल करें, तो ये किसके बराबर होता है, जब इसका क्रम हम बदल देते हैं। जैसे बी और सी को पहले हल करके हमने ए के साथ हल करा, तो क्या हुआ, हम इसका क्रम बदल रहे हैं, तो क्रम बदल के हमें क्या है, मान बराबर प्राप्त हो रहे हैं, तो ये क्या होती है, एसोसिएटिव मतलब साहचर्य कहलाता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं कि सिद्ध करना है कि R में योग तथा गुना साहचर्य द्विआधारी संख्या है, योग और गुना में, परंतु व्यावकलन मतलब अंतर तथा भाग में ये साहचर्य नहीं है। कैसे देखते हैं, देखो R हमने वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है हमारा, तो इसमें योग और गुना के लिए देख लेते हैं कि हमने क्या है, तीन संख्याएं ले ली, 8, 5 और 3। तो देखो, अगर हम योग के लिए देख रहे हैं तो इनका मान क्या है, बराबर प्राप्त हो रहा है। 8, 5, 3 का हम किसी भी तरीके से उनका क्रम बदल के उनको जोड़ रहे हैं या गुना कर रहे हैं, तो हमें बराबर मान प्राप्त हो रहा है, तो ये क्या है, साहचर्य है। बट अगर अंतर और भाग के लिए देखो, यहाँ पर हमें क्या मिला, 3 - 3 0 मिल रहा है, और यहाँ पर हमें 5 में से 3 गए 2 और 8 में से 2 गए, हमें कितने मिल रहे हैं, 6 मिल रहे हैं, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। बराबर नहीं आ रहा मतलब ये साहचर्य नहीं है। यहाँ पर भी हमने भाग के लिए देखा, तो इसका क्रम बदलने के बाद हमें जो मान प्राप्त हो रहा है वो बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है, और अगर बराबर प्राप्त नहीं हो रहा है इसका मतलब वो साहचर्य मतलब एसोसिएटिव नहीं है। इसका अगला उदाहरण देख लेते हैं कि हमें ए और बी में दे रखा है कि ए किस प्रकार से परिभाषित किया है, a+2b द्वारा, और अगर हम वास्तविक संख्याएं ले रहे हैं तो वास्तविक संख्याओं का युग्म के को अगर हम इस प्रकार से परिभाषित करें तो हमें मान भी वास्तविक संख्या ही प्राप्त होना चाहिए, तो ये साहचर्य नहीं है। कैसे बताएंगे हम, देखो हमने देखा कि ये संक्रिया साहचर्य नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें हमने क्या तीन संख्या ली, 8, 5 और 3। ठीक है, इसके लिए मैंने ये उपयोग करा कि 8 और 5 का युग्म कैसे, 8 मतलब a+2b मतलब 8 प्लस 5 दूनी 10। ठीक है, तो 10 आ गया, और इसको फिर इसका मान किसके साथ हल करेंगे, 3 के साथ, तो कितना मिल गया, 8+3। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दूसरी वाली जो संख्या देखो, a का मान तो ये है, ये आ गया, और इसमें क्या है 3 गुना
2 हो जाएगा तो 6 मिल गया। तो इसका जो मान है वो 24 प्राप्त हुआ। अब इसका क्रम को बदल कर देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिला, 5 और 6 को जब हमने जोड़ा 11 मिल रहा है। उसको 8 के साथ हल कर रहे हैं तो 8 प्लस इसमें क्या है 2 का गुना होगा तो 22, ये कितना मिला 30 मिला। अब देखो दोनों ही अलग मान प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पर हमें 24 मिला, लेकिन इसका जब हमने क्रम बदला तो हमें 30 मिला। इससे क्या सिद्ध हो गया कि ये क्रम विनिमय, मतलब क्रम विनिमय भी नहीं नहीं है, क्योंकि तीन संख्याओं के लिए हम क्या देखते हैं, साहचर्य देखते हैं, तो ये साहचर्य नहीं हो रहा है। ठीक है, देख लेते हैं, इस पे एक टिप्पणी देख लेते हैं। जैसे क्या था कि अभी हम तीन संख्या ले लेते हैं, लेकिन हमारे पास इससे ज्यादा संख्याएं भी हो सकती हैं। किसी द्विआधारी संक्रिया का साहचर्य गुणधर्म इस अर्थ में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम व्यंजक, मतलब हम कितने n तक के, कोई भी एक से प्रारंभ हो रहा है और कहीं तक भी हो सकता है, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि इस गुणधर्म के कारण यह संदिग्ध नहीं रह जाता है। परंतु यह गुणधर्म के अभाव में व्यंजक जो है संदिग्ध रहता है, जब तक कि कोष्ठकों का प्रयोग न किया जाए। मतलब कि हम देखो, हमने द्विआधारी संक्रिया का प्रयोग करा और कितने सारे मान ले लिए, लेकिन जब हम उनको हल करते हैं तो उसमें हमें कोष्ठकों का प्रयोग करना होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ताकि उसका जो मान हमें प्राप्त हो वो संदिग्ध रहे। ठीक है, और उसका अर्थ हो, वो अर्थहीन ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम दो संख्या, तीन संख्या या फिर उससे ज्यादा संख्याओं के लिए द्विआधारी संख्याओं का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगले भाग में हम क्या पढ़ेंगे कि तत्समक मतलब आइडेंटिटी क्या होती है, उनसे संबंधित उदाहरण, प्रतिलोम इनवर्स क्या होता है और उनसे संबंधित कुछ उदाहरण। तो आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।